Hello, dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, today we are going to start our first practical of Applied Electronics subject. We already covered a low power amplifier theoretical part in our video lecture, and here from today onwards we are going to start a very first practical which is based on single stage common emitter amplifier. ओके, तो सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के बारे में हमने पहले यूनिट में यानी लो पावर एम्पलीफायर में पढ़ा है. सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मतलब जिस एम्पलीफायर सर्किट में हम ट्रांजिस्टर की सिंगल स्टेज यूज़ करेंगे और जो कॉन्फ़िगरेशन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब एमिटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ, means input junction as well as output junction. But here the one question is arise, why the common emitter configuration is used for making the amplifier circuit. So in common emitter configuration the voltage gain is always high. मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो वोल्टेज गेन होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, और वोल्टेज गेन हाई होना ये एम्पलीफायर की प्रायर कंडीशन है. इसलिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही हम एम्पलीफायर सर्किट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिलेवेंट कोर्स आउटकम. वी ऑलरेडी स्टडीड द फर्स्ट यूनिट विच इज़ बेस्ड ऑन लो पावर एम्पलीफायर. तो दैट यूनिट इज कंसिडर्ड इन दिस प्रैक्टिकल नंबर 1. So the relevant course outcome for this practical number 1 is use transistor as a low power amplifier. मतलब ट्रांजिस्टर जो BJT हमें यूज़ करना है फॉर द मेकिंग ऑफ लो पावर एम्पलीफायर सर्किट. तो लो पावर एम्पलीफायर सर्किट मतलब सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. तो अभी अपने को ये डिस्कस करना है कि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हमें लगने वाले हैं. तो रिसोर्सेज मतलब जो भी एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डूइंग दिस प्रैक्टिकल, ओके, या फिर कॉमन एमिटर सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट बनाने के लिए कौन कौन से एपरेटस या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो फॉर चेकिंग द आउटपुट अपने को मेज़र करने के लिए बोलिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट हमें लगने वाला है जिसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CRO. और इसका जो स्पेसिफिकेशन हम यूज़ करने वाले हैं तो वो जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO है वो उसकी रेंज है 20 मेगाहर्ट्ज़, यानी 20 मेगाहर्ट्ज़ वाला हम CRO यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो ये CRO हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर जस्ट चेकिंग द और ऑब्जर्व द वेव फॉर्म of output of single stage C amplifier. Now the second equipment is function generator and its range is 0 to 2 megahertz. यानी 2 मेगाहर्ट्ज़ तक जो फंक्शन जनरेटर हमें यूज़ करना है वो फंक्शन जनरेटर इसलिए हमें यूज़ करना है फॉर गेटिंग द इनपुट AC सिग्नल. यानी इनपुट AC सिग्नल हम जिस सोर्स से लेंगे वो सोर्स मतलब है अपना फंक्शन जनरेटर. आप सभी को पता है कि सिंगल स्टेज C एम्पलीफायर में एम्पलीफायर को इनपुट हम देंगे तभी उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट हमें मिलने वाला है. तो एम्पलीफायर को जो भी हम इनपुट देंगे वो इनपुट हम कहाँ से लेंगे? फंक्शन जनरेटर से. और फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन वेवफॉर्म. Third equipment is that DC power supply and its range up to the 12 volt DC supply. You know very well, for the proper operation of
ट्रांजिस्टर वी मस्ट टू प्रोवाइड द डीसी बायस। ओके, हम एम्पलीफायर को एसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द एम्पलीफिकेशन पर्पस, वो एसी सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन जनरेटर से, बट ट्रांजिस्टर को बायसिंग की ज़रूरत होती है। एम्पलीफायर सर्किट में जो मेन कंपोनेंट जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करके हम यूज़ करते हैं, उसको ऑपरेट होने के लिए डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो डीसी पावर सप्लाई भी हम देंगे फॉर द प्रॉपर बायसिंग फॉर द ट्रांजिस्टर इज अप टू द 12 वोल्ट। नेक्स्ट, जो मेन कंपोनेंट है अपना ट्रांजिस्टर, उसका यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है BC547। यही ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करने के लिए, तो ट्रांजिस्टर भी हमें लगने वाला है। नेक्स्ट, रेजिस्टर, और रेजिस्टर डिफरेंट रेंज के हमें यहाँ पे रेजिस्टर लगने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज रिप्रेजेंट किए हैं, R1 इक्वल टू 33 किलो ओहम, R2 इक्वल टू 3.3 किलो ओहम, RC मीन्स इट इज़ अ कलेक्टर रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.5 किलो ओहम, RE मीन्स इट इज़ अ एमिटर रेजिस्टेंस इक्वल टू 470 ओहम। So these are some different ranges of resistor. You can also change the range of resistor, okay, as per your requirement, means as per your output requirement. Next component is its capacitor. Capacitor also required for this circuit. C1 means it is an input side capacitor which have the range of up to the 0.1 microfarad. C2 means it is a coupling capacitor for the output. It has a range up to the 0.1 microfarad. And C3 we also call as, this is the emitter bypass capacitor having range 10 microfarad. And last but not the least, that is the connecting wire. अगर अपने पास कनेक्टिंग वायर ही नहीं रहेंगे तो इस सभी कंपोनेंट को हम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कनेक्टिंग वायर की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। So these are our resources for doing this single stage common emitter amplifier. Okay, तो अभी हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम किस तरह से होंगी कॉमन एमिटर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की। ओके, so this is the circuit diagram of single stage common emitter amplifier. Now here we can use a single stage of transistor. See, this is the BC547 transistor. It is a BJT transistor. So ये BJT ट्रांजिस्टर इस पूरे सर्किट में हमने सिंगल यूज़ किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिंगल स्टेज, यानी ट्रांजिस्टर की सिंगल स्टेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमने ये ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। आप सभी को पता है कि दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ बेस, दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ कलेक्टर एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ एमिटर। तो ये एमिटर टर्मिनल है, ये किससे हम पता करते हैं? बिकॉज वी पॉइंटेड हियर वन एरो। जिस टर्मिनल पे एरो होता है वो एरो का जो टर्मिनल है वो मतलब है एमिटर, तो दिस टर्मिनल इज एमिटर। नाउ दिस एमिटर टर्मिनल इज कॉमन to both the junction, means this junction is input junction and this junction is a output junction. तो emitter terminal input junction में भी कॉमन है और output junction में भी कॉमन है, इसीलिए हम इसको कॉमन emitter कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर का हमने एक ही यूज़ किया है और ये ट्रांजिस्टर हम कॉमन emitter कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किए, इसलिए इस सर्किट को हम बोलेंगे सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर। Now this particular transistor it provide some biasing techniques. तो यहाँ पे हमने जो बाइसिंग टेक्निक्स यूज़ की है वो बाइसिंग टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक। Why the voltage divider biasing technique is used? Because in voltage divider biasing techniques the voltage gain is very high. वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक्स में वोल्टेज गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड दिस इज़ द प्रायर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एम्पलीफायर। ओके, सो R1, R2 एंड RE दिस फॉर्म्स द वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक्स। RC मीन्स इट इज़ अ कलेक्टर रेजिस्टेंस, और ये कलेक्टर रेजिस्टेंस से ही यानी कलेक्टर टर्मिनल से ही हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं।
ओके। C3 मीन्स इट इज़ अ एमिटर बाईपास कैपेसिटर। C3 जो हमने RE के अक्रॉस कनेक्ट किया है उसको हम एमिटर बाईपास कैपेसिटर बोल सकते हैं, जो AC सिग्नल को यहाँ से बाईपास करेंगे। यहाँ पे हम इनपुट देंगे AC इनपुट सिग्नल। दिस AC इनपुट सिग्नल वी आर गेटिंग फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर, यानी ये जो इनपुट है वो कहाँ से लेंगे हम, फंक्शन जनरेटर से। तो यहाँ पे हमें फंक्शन जनरेटर कनेक्ट करना है। वैसे ही ये जो एम्पलीफाइड AC सिग्नल आउटपुट हमें लेना है वो कलेक्टर टर्मिनल से और इस पॉइंट से हमें लेना है, और वो डायरेक्टली आउटपुट जो हमें दिखेगा वो दिखेगा CRO के ऊपर। मतलब यहाँ पे हमें CRO कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमें फंक्शन जनरेटर कनेक्ट करना है, एंड दीज आर आवर द कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, 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 कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। दिस इज द इनपुट कैपेसिटर एंड दिस इज द आउटपुट कैपेसिटर। नाउ ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए DC वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो DC वोल्टेज यहाँ से हमने दिया है प्लस VCC। प्लस VCC मीन्स इट इज़ अ कलेक्टर कॉमन वोल्टेज, यानी ये जो कलेक्टर टर्मिनल पे हमने कॉमन वोल्टेज दिया है इसलिए यहाँ पे प्लस VCC बोला है हमने, और वो जो सप्लाई हमने प्रोवाइड किया है वो है 12 वोल्ट DC। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर इट इज़ अ ग्राउंड। ओके, दिस इज द ग्राउंड टर्मिनल। तो ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमने DC पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। ओके, दिस इज अबाउट द सर्किट डायग्राम। नाउ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज doing now in our practical setup. Now we will see the actual setup of our single stage common emitter amplifier practical. See, this is the function generator. ये जो फंक्शन जनरेटर है इससे हम AC इनपुट सिग्नल लेने वाले हैं। मतलब ये जो फंक्शन जनरेटर है इसमें it has a frequency ranges knob, see from X20 to X2M, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 2 मेगा हर्ट्ज तक आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। और सपोज़ आप 20 हर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज की अगर बात करते हो कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें लेना है तो आप इस नॉब से एडजस्ट कर सकते हो। इनपुट वोल्टेज अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इनपुट वोल्टेज के लिए एम्पलीट्यूड उसकी वेरी कर सकते हैं। दिस इज़ आउटपुट नॉब। यहाँ पे हमें CRO प्रोब बोलिए या फिर जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल लेने के लिए जो भी प्रोब का हम यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शन जनरेटर, बिकॉज जो भी इनपुट सिग्नल हमें यहाँ से लेना है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, उसका इनपुट वोल्टेज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा लेना है। फंक्शन मतलब वो साइन वेव फॉर्म में लेना है, स्क्वायर वेव फॉर्म में लेना है या फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में लेना है। तो साइन वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है बिकॉज वी नीड अ सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव फॉर्म। तो सिग्नल का जो फंक्शन रहेगा उसका वेव पैटर्न रहेगा वो साइन में ले सकते हो आप, स्क्वायर वेव फॉर्म में ले सकते हो या फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में ले सकते हो। ओके, तो ये जो फंक्शन जनरेटर है इस फंक्शन जनरेटर से हमें इनपुट सिग्नल यहाँ से लेना है। सो जो भी फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करोगे वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे विजिबल होगी। ओके, इस तरह से फ्रीक्वेंसी यहाँ पे विजिबल होंगे। अभी मैंने जो नॉब सिलेक्ट किया है वो 2K मीन्स इट इज़ अ 2 किलो हर्ट्ज तक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको मिल सकती है। तो नाउ इट शोज द 1.876 मीन्स 1 किलो हर्ट्ज 876 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे शो हो रही है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट दिस इज अवर सिंगल स्टेज C amplifier kit, means it is a RC coupled amplifier and it has a 2 circuit, means this circuit is called as a stage 1 means it is a single stage C amplifier and this circuit is called as a double stage means it is a double stage RC coupled amplifier. ओके, तो अभी RC coupled क्यों बोलेंगे अपन इसको, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर a resistor and capacitor for to couple the signal as well as we takes the output from this. Okay, that's why it is called as a RC coupled amplifier. तो यहाँ पे
जो हमें सर्किट आज यूज़ करना है वो सिर्फ सिंगल स्टेज यूज़ करना है, मतलब इतना ही सर्किट हमें यूज़ करना है। ओके, तो सेम सर्किट जो हमने अभी सर्किट डायग्राम में पढ़ा वही सर्किट यहाँ पे है। सी दिस इज़ द वी इन, मीन्स यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो फंक्शन जनरेटर से हमें लेना है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये अपना ट्रांजिस्टर है और यहाँ से कलेक्टर टर्मिनल से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें आउटपुट लेके CRO के साथ कनेक्ट करना है। ओके, नाउ अभी ये ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए यहाँ पे इनपुट सप्लाई यानी DC सप्लाई हमें देना ज़रूरी है, +12 वोल्ट, एंड दिस इज़ द ग्राउंड टर्मिनल। तो इन दो टर्मिनल के बीच में हमें इनपुट DC वोल्टेज बायसिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +12 वोल्ट है और यहाँ पे ग्राउंड है, तो दोनों पॉइंट मैं यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, एक्चुअल कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा आपको इसके बाद। और यहाँ पे DC वोल्टेज हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट AC सिग्नल जो फंक्शन जनरेटर से लेंगे वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे CRO। ओके, तो इस तरह से हमें सेटअप करना है और डायरेक्टली हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ ये जो अपनी RC कपल्ड एम्पलीफायर है ये हमें एनालॉग लैब बेंच है अपने पास, एनालॉग लैब बेंच ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो नीचे वाला जो है ये एनालॉग लैब बेंच है। इट हैविंग सम DC पावर सप्लाई, टॉगल स्विच, फंक्शन जनरेटर, मॉड्यूलेशन जनरेटर, एंड दिस इज अवर पोटेंशियोमीटर एंड इट इज़ अ कंटिन्यूटी टेस्टर। ओके, बट इस पर्टिकुलर सेटअप से हमें सिर्फ DC पावर सप्लाई यूज़ करना है। फंक्शन जनरेटर हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने शो किया है, वहाँ से हमें इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आपको सिर्फ ये जो नीचे जो एनालॉग लैब है उसमें से सिर्फ DC पावर सप्लाई ही यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, नाउ अभी हम CRO के बारे में देखेंगे। सी दिस इज़ अवर CRO विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू ऑब्जर्व द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। ये ऑलरेडी आपको पता है कि CRO के ऊपर हम वेवफॉर्म ऑब्जर्व करते हैं और वेवफॉर्म से हम उसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चैनल, चैनल 1, चैनल 2, ये दोनों चैनल हमें आज यूज़ करना है। चैनल 1 फॉर द इनपुट पर्पज़ एंड चैनल 2 फॉर द आउटपुट पर्पज़। ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिल सकती है आज। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेस for required the single stage CE amplifier. So this is our actual setup. Okay, now we will see about how the AC signal is amplified with the help of this single stage CE amplifier. Dear student, अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल कनेक्शन कैसे करते हैं इस सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम +12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे इस एनालॉग लैब बेंच में। दिस इज +12 वोल्ट एंड दिस इज अवर ग्राउंड टर्मिनल। ग्राउंड टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। मतलब अभी इस सर्किट को हमने बायस किया है, हमें सिर्फ ये सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर ही यूज़ करना है। ओके, नाउ वी विल कनेक्ट the input AC signal from this function generator. ओके, तो यहाँ से हम इनपुट लेंगे आउटपुट टर्मिनल से और वो इनपुट हम कनेक्ट करेंगे इस AC सिग्नल में, सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर में। ओके, नाउ अभी हमने AC इनपुट सिग्नल फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट करके यहाँ पे RC कपल्ड एम्पलीफायर के किट में, जिसमें हमें सिर्फ सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर यूज़ करना है, उसमें हमने कनेक्ट किए। ओके, नाउ अभी हम आउटपुट देखने के लिए CRO के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रोब्स लेंगे हम चैनल 1 में, आउटपुट CRO का चैनल 2 हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए, और वो
हम कनेक्ट करेंगे कलेक्टर टर्मिनल से, जो हमें यहाँ पे कनेक्शन नॉब दिया है वहाँ पे, और एक हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी हम इनपुट सिग्नल देखने के लिए, इनपुट सिग्नल ऑब्जर्व करने के लिए CRO के ऊपर तो चैनल 1 कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, CRO का चैनल 1, और वो लेके हम इस इनपुट में अभी जहाँ से हमने इनपुट लिया है फंक्शन जनरेटर से, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ये सिर्फ हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट CRO के ऊपर, इनपुट सिग्नल CRO के ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए, बिकॉज हमें इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और ये यहाँ पे कनेक्ट। ओके, तो हमने अभी यहाँ पे फंक्शन जनरेटर से इनपुट सिग्नल लेके इस इनपुट टर्मिनल को, यानी ट्रांजिस्टर के इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और वही इनपुट सिग्नल CRO को मैंने चैनल 1 को लगाया है। और आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे CRO प्रोब कनेक्ट किया है, CRO प्रोब कनेक्ट किया है, और वो चैनल 2 को कनेक्ट किया है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, फंक्शन जनरेटर को। नाउ फंक्शन जनरेटर को भी हमने ऑन किया। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे, X200 है, तो मैं यहाँ पे सपोज 200 रखता हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो 200 फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। अभी ये इनपुट सिग्नल मीन्स 200 फ्रीक्वेंसी मैंने इस ट्रांजिस्टर के इनपुट को दिया है, और वही इनपुट सिग्नल ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे CRO कनेक्ट किया। तो अभी ये जो अपना ऊपर वाली जो वेवफॉर्म है, ठीक है, वो अपना इनपुट है ऊपर वाली, और ये जो नीचे वाली है वो जो है अपना आउटपुट। तो Y पोजीशन से मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने फंक्शन जनरेटर से जो फंक्शन सिलेक्ट किया है सिग्नल का, वो है साइनोसाइडल। तो अब हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा, इनपुट सिग्नल को। फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखेंगे अपन थोड़ा। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज की तो यहाँ पे बराबर अपना इनपुट सिग्नल आ चुका है। इनपुट सिग्नल मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक वोल्टेज सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, अभी हमने फंक्शन जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने यहाँ पे सेट की है 500 हर्ट्ज़, ठीक है। 2 किलो हर्ट्ज़ का यहाँ पे नॉब प्रेस किया, और इस फ्रीक्वेंसी नॉब से मैंने उसको एडजस्ट किया 500 हर्ट्ज़ तक। नाउ ये 500 हर्ट्ज़ वाला सिग्नल अभी हमने इस ट्रांजिस्टर के इनपुट के दिया, यानी ये जो एम्पलीफायर सर्किट है इसको हमने इनपुट को दिया। नाउ यही वेवफॉर्म अभी मुझे इनपुट वोल्टेज उसका पता करने के लिए मैंने फिर से एक CRO प्रोब यहाँ पे कनेक्ट किया, और वो दिया चैनल 1 को। ओके, तो चैनल 1 को मैंने जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे ये फर्स्ट नंबर की जो वेवफॉर्म है वो हमारा शो कर रहा है यहाँ पे इनपुट।
नाउ इसका अभी मुझे इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यानी मेज़र करना है। तो इनपुट वोल्टेज किस तरह से मेज़र करना है इस साइनोसाइडल वेवफॉर्म से, ये आप सब लोग जानते हो। इसको मैं बराबर अभी एडजस्ट करता हूँ। तो फिर से एक बार हम इसको किस तरह से मेज़र करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। इस एक्स नॉब से हम इसको बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। यस, नाउ अभी ये जो है यहाँ से, या फिर आप इसको नीचे भी ला सकते हो। यहाँ पे ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से कितने डिवीजन ये ऊपर है, मतलब ये 1 से लेके एक डिवीजन ऊपर है। तो एक डिवीजन 0.2 क्या होता है, तो ये है अपना 1.2 मल्टीप्लाइड बाय चैनल वोल्टेज 1। चैनल वोल्टेज जो है चैनल 1 का वो यहाँ पे शो हुआ है 1। ओके, तो 1 इंटू 1.2, तो ये हुआ अपना 1.2 वोल्टेज। ओके, नाउ अभी हमने 500 हर्ट्ज़ पे अपना इनपुट सिग्नल रखा और वो 500 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी हमने इस इनपुट को दिया, और उस इनपुट का जो वोल्टेज है वो है अपना 1.2। नाउ हमारे पास अभी ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें इनपुट वोल्टेज लिखना है कि कितना इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज इट शुड बी कांस्टेंट ऑलवेज, जस्ट द फ्रीक्वेंसी इज वेरी, ओनली हमें फ्रीक्वेंसी वेरी करना है। ओके, तो इनपुट वोल्टेज हमारा है 1.2 वोल्ट। कितना है, 1.2 वोल्ट। नाउ इनपुट, अभी ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है जिस तरह से हमें ये परफॉर्म करना है, इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट वोल्टेज हमें मेजर करना है और वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज गेन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है। VO मीन्स आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय VI, VI मीन्स इनपुट वोल्टेज, एंड देन गेन इन dB, डेसिबल में हमें गेन कैलकुलेट करना है फिर, और उसका फार्मूला है 20 log VO बाय VI। तो हमने इस अभी पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला जो रीडिंग हमने रखा है इनपुट फ्रीक्वेंसी का वो है 500 हर्ट्ज़। ठीक है, हमें आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है। इनपुट वोल्टेज हमने रख दिया है 1.2 वोल्ट पे। जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, हमने नंबर ऑफ डिवीज़न मेज़र की और चैनल 1 का वोल्टेज उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 1.2 वोल्ट यहाँ पे आ चुका। अभी हम आउटपुट मेज़र करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने चैनल 1/2 मैंने सिलेक्ट किया है, मतलब चैनल 1 की भी वेवफॉर्म यहाँ पे शो हो रही और चैनल 2 की भी वेवफॉर्म यहाँ पे शो हो रही। ठीक है, अभी ये चैनल 1 में जो भी इनपुट हमने फंक्शन जनरेटर से दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा ऊपर वाला, तो इसका वोल्टेज हमने वहाँ पे मेजर करके लिखा है 1.2 वोल्ट, और ये है हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल जो आया इस सर्किट के आउटपुट से। यहाँ से अभी ये एम्पलीफाइड सिग्नल आया और वो हमने दिया चैनल 2 में। ओके, तो चैनल 2 का अभी हमें वोल्टेज मेज़र करना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि एम्पलीफाइड वर्जन है, एम्पलीफाइड सिग्नल है, तो इनपुट से ज़्यादा ही हमारा आउटपुट रहेगा। ओके, मैं चैनल 1 का इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अभी चैनल 2 का आउटपुट मेज़र करना है। ओके, अभी यहाँ पे हम डिवीज़न कैलकुलेट करेंगे। ये 1 और ये 2, टोटल कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय चैनल 2 का वोल्टेज कितना है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कितना आया आउटपुट वोल्टेज 2। तो आउटपुट वोल्टेज आया हमारा 2 वोल्ट। ओके, इनपुट वोल्टेज है हमारा 1.2 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज आया हमारा 2 वोल्ट। सो ये है हमारा पहला रीडिंग और उसके ऊपर से ये फिर हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, अभी हम सेकंड इस पे रखेंगे, सेकंड रीडिंग रखेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी हम वेरी करेंगे, फिर से फ्रीक्वेंसी हम करेंगे अभी 100 हर्ट्ज़, सॉरी 1 किलो हर्ट्ज़। ओके, ये फ्रीक्वेंसी मैंने रख दी अभी 1 किलो हर्ट्ज़। ये 1 किलो हर्ट्ज़ वाला सिग्नल जा रहा है अपने इनपुट
को, एम्पलीफायर को, और अभी हम आउटपुट सिग्नल मेज़र करेंगे चैनल 2 पे। सो दिस इज़ अवर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट वेवफॉर्म। अभी इसका मुझे मेज़र करना है आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो ये भी लगभग 2 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय चैनल वोल्टेज 1, मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 1 किलो हर्ट्ज इस पे आया हमारा वोल्टेज 2 वोल्ट। ओके ओके, अभी अब जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी हम 1.5 किलो हर्ट्ज पे रखेंगे, यानी 1500 हर्ट्ज। तो देखते हैं अभी अपना कितना आउटपुट आता है। I will set the input frequency at 1500 hertz, means it is a 1.5 kilohertz. Okay, now we will see here the output. This is our output और ये है अपना इनपुट। ये अपना इनपुट है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ऊपर। इनपुट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ये इनपुट हमारा कम है, इनपुट वोल्टेज इज़ कम एंड आउटपुट वोल्टेज इज़ बिगर दैन द इनपुट वोल्टेज। तो ये जो इनपुट है मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, और ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसकी वोल्टेज अपन मेज़र करेंगे 1, 2 एंड 2.2। इट इज़ 2.2, ये है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय चैनल वोल्टेज 2, 1, मतलब अपना यहाँ पे वोल्टेज आएगा। अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है यहाँ पे 1.5 किलो हर्ट्ज, और हमारा आउटपुट वोल्टेज आया ये है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 चैनल वोल्टेज, मतलब इट इज़ 2.2 वोल्ट। ओके, नाउ अभी हम और फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। हम अभी 2 किलो हर्ट्ज पे लेके जाएंगे इसको। 2 किलो हर्ट्ज मीन्स इट इज़ अ 2000 हर्ट्ज। Okay, it is 2000 hertz, and now here our output voltage is, it is also 2.2, means 2.2 multiplied by 1 means it is 2.2 voltage। 2 किलो हर्ट्ज पे हमारा आया 2.2 वोल्ट। ओके, फिर से बढ़ाएंगे हम। नाउ अभी मैं नॉब शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि 2 किलो हर्ट्ज तक ही इस नॉब की रेंज थी। अभी हमें उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे दूसरी रेंज सिलेक्ट करते हैं 20 किलो हर्ट्ज, मतलब अभी ये 20 किलो हर्ट्ज तक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होंगी। हमारा अभी हम 2.5 किलोहर्ट्ज़ पे रखेंगे। Okay, now it is set at 2.5 kilohertz and our frequency is 2 kilohertz and output voltage is, see, अपना जो टाइम है वो कम कम होते हुए जा रहा है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का जो रिलेशन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसलिए दो साइकिल के बीच में जो अपना टाइम है वो कम होते हुए जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो 2.2 वोल्ट नाउ, मीन्स 2.5 किलो हर्ट्ज़ पे अपना जो वोल्टेज है वो है 2.2 वोल्ट। फिर से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, नाउ 3 किलो हर्ट्ज़ पे लेके जाएंगे इसको।
यस, इट इज़ 3 kHz। 3 kHz पे हमारा उतना ही है, कांस्टेंट आ रहा है हमारा वोल्टेज। 3 kHz पे हमारा वोल्टेज है 2.2 वोल्ट। फिर से बढ़ाएंगे हम 4 kHz पे। अभी मैं 4 kHz लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, नाउ इट इज सेट एट 4 kHz। और अपना जो अभी वोल्टेज आया है इट इज़ 2.2 वोल्ट। 4 kHz पे हमारा वोल्टेज आया है 2.2 वोल्ट। फिर से हम बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी को। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ अभी 5 kHz पे। ओके, 5 kHz पे सेट किया मैंने। और हमारा जो आउटपुट आया है यहाँ पे, अगर साइकिल अगर हमें बराबर नहीं दिख रही है आउटपुट, तो हम इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे CRO के ऊपर से टाइम चेंज कर दिया है। इट ऑल्सो 2.2 वोल्ट। नाउ I will change the frequency up to 10 kHz. Okay, now I will set the frequency here 10 kHz and our output voltage is now decreasing. आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी डिक्रीज हुआ। देखो, इट इज़ अप टू द 2 वोल्ट नाउ। एट 10 kHz द आउटपुट वोल्टेज इज 2 वोल्ट नाउ। ओके, फिर से अपन यहाँ पे अभी 20 kHz पे सेट करेंगे। I will set our input frequency is at 20 kHz now. Okay, now the input frequency is 20 Hz and see the time is decreasing now. Okay, टाइम जो दो साइकिल के बीच में टाइम है वो अभी डिक्रीज हो रहा। तो मैं फिर से यहाँ पे साइकिल आइडेंटिफाई करने के लिए बराबर यहाँ पे टाइम एडजस्ट करता हूँ। और अपना जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे आ चुका है अभी 2 वोल्ट। तो 20 kHz पे अपना जो आउटपुट है वोल्टेज वो आया 2 वोल्ट पे। फिर से हम इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लेता हूँ भी 200 kHz पे। kHz. See, our output voltage is like, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो टाइम यहाँ पे बहुत डिक्रीज हुआ। and our output voltage is now approximate 2 volt, 200 kHz. The output voltage is 2 volt now. Then I shift the range of frequency beyond that, means up to the
take the frequency now approximate 1 megahertz. Okay, now our output voltage is like that. See, the output voltage is decreasing now. At 1 megahertz frequency, our output voltage is, see, here it is only 1. See, here it is only 1, and 1 multiplied is channel voltage is 1. That's why the output voltage is 1 volt. Okay, so this is our observation table for the single stage CE amplifier. Firstly, we take the input frequency as a 500 Hz. On that 500 Hz, our output voltage is 2 volt. After that, step by step, I will increase the frequency, input frequency, and according to that, we measured the output voltage of single stage CE amplifier. Okay. Now here we already take some output voltage readings from the frequency 500 Hz to up to 1 megahertz. Means our low frequency is 500 Hz and our high frequency is 1 megahertz. From that reading, from that output voltage, now we are calculating the voltage gain. And you know the formula for the voltage gain, that is, voltage gain is always represented by A equal to VO by VI. VO means it is output voltage and VI means it is a input voltage. So these are our output voltage at a different frequency, and our input voltage is 1.2 volt. Okay, so with the help of this calculator, I will calculate the voltage gain now. Our VO at a 500 Hz, our VO is 2 volt. That means it is 2 divided by, and VI means is our 1.2 volt. So 1.2. So our voltage gain is 1.66. 1.66. Okay. Similarly, the voltage gain at 1 kilohertz frequency is also 1.66. At 1.5 kilohertz, our output voltage is 2.2 and input voltage is 1.2. So our voltage gain is 1.83. At 2 kilohertz, our output voltage is 2.2 volt and input voltage is 1.2. So here it is also 1.83 voltage gain. Here it is also 1.83. Here it is also 1.83. 1.83. Here it is also 1.83. Now here it is, the voltage gain is for 2 volt means it is 1.66. Here it is also 1.66. 1.66. Now here the voltage gain is, output voltage is 1 divided by input voltage is 1.2. So our voltage gain is 0.83. So these are the calculation for voltage gain at a different frequency. Okay, because our output voltage is like that and our input voltage is 1.2 volt. It is constant for all the frequency. Okay. Now the gain in dB. So here we calculate the gain in decibel. So formula is that 20 log in bracket VO by VI. So I calculate here gain in decibel. So 20 log, I write here the base 10. VO means it is 2 volt and VI is 1.2 volt. So our gain in decibel is 4.43. Okay. Similarly, here it is also 2 volt. Therefore, the gain is 4.43. Here our output voltage is 2.2. So gain is 5.26. Here also 5.26. Here also 5.26. Here also 5.26. 5.26. 5.26. Now here our output voltage is 2, means here it is also 2. The gain is
4.43, 4.43, 4.43, and here I calculate 1 volt. The gain is minus, it is ranging in the minus 1.58. okay, so this is our observation table for single stage C amplifier. Here now after completing this observation table and calculation is already done, means we are already calculate the gain in dB. So this is our gain in dB. So from that observation table we will draw the frequency response for this single stage C amplifier. And frequency response means what? It is already known to you. It is the graph. See, this is the frequency response for single stage C amplifier. So it is the graph plot between frequency. So we are taking here on x-axis the frequency, and on y-axis we are taking the voltage gain in dB, and this voltage gain is represented by this AV. okay, so this is the graph plot between frequency and voltage gain. So these are the readings for this voltage gain. So this reading is plot on this y-axis, and this is our input frequency, means it is the frequency range. This frequency range is considered on this x-axis. okay, so if you observe the input frequency, so this is our low frequency, means we are starting from this frequency. So our low frequency is 500 Hertz and our high frequency is 1 megahertz. So I considered this on this particular graph. I considered FL equal to 500 Hertz, and this is our FH, means it is a high frequency. I considered 1 megahertz. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको निकालना है फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी इस ऑब्जर्वेशन टेबल से आपको इस प्रकार का ग्राफ निकालना है. तो ये ग्राफ यानी आपको लॉग पेपर यानी सेमी लॉग पेपर पे निकालना अनिवार्य होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दी होती है वो ग्राफ पेज पे, और जनरलाइज जो अपना ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर अपन गेन नहीं निकाल सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ज़्यादा है. इसलिए हमें ये जो ग्राफ पेपर है ये ऑलरेडी आपके मैनुअल में दिया है, उसी के ऊपर आपको ये प्लॉट करना है. तो एक्स एक्सिस पे आपको कंसिडर करना है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे आपको कंसिडर करना है गेन इन डीबी. सो दिस इज गेन इन डीबी एंड दिस इज आवर इनपुट फ्रीक्वेंसी. So from that input frequency, FL means low frequency is 500 Hertz and FH means it is a high frequency, means it is a 1 megahertz. From that frequency we are calculating the bandwidth, and you know the bandwidth means what? Bandwidth means it is a bunch of frequency, or it may called as it is the difference between the higher frequency to the lower frequency. So FH means it is a higher frequency and FL means it is a low frequency. So FH it is 1 megahertz, FL it is a 500 hertz. Megahertz means I represent here in the form of 10 raised to power 6. So 1 into 10 raised to power 6 minus 500, our bandwidth is now 999 kilohertz approximately. Okay, so this is our bandwidth, and from that gain in dB, our maximum voltage gain is, if you observe carefully, this is gain in dB. Our maximum voltage gain is 5.26. So this is our result for this single stage C amplifier practical. Now अभी आपने अगर ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स केयरफुली ऑब्जर्व किया तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में आ सकती है कि जब हम 0 से लेके लो फ्रीक्वेंसी यानी FL 500 हर्ट्ज तक जाते हैं अपन, तब अपना जो गेन है वो गेन कैसा रहेगा? लोअर गेन. यहाँ पे देखिए लो होते हुए गया है. इन द मिडल फ्रीक्वेंसी मीन्स FL से लेके FH तक, ये हम बोल सकते हैं कि मिड फ्रीक्वेंसी है. यहाँ से लेके यहाँ तक मिड फ्रीक्वेंसी. मिड फ्रीक्वेंसी में अपना जो गेन है मतलब 1.5 किलोहर्ट्ज से लेके अप टू द 5 किलोहर्ट्ज तक यहाँ पे अपना गेन कैसे रह रहा है? कांस्टेंट. ये देखिए यहाँ पे पूरा गेन कांस्टेंट है. एंड देन up to the higher frequency means from 10 kilohertz to 1 kilohertz,
द आवर वोल्टेज गेन इज मिनिमम नाउ। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन अपना मिनिमम होते हुए जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस today's practical number 1, which is based on single stage CE amplifier. So for this practical, our practical outcome is test the performance of single stage low power common emitter amplifier। मतलब आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ये सर्किट बिल्ड कर सकते हो या फिर उसका परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग इनपुट फ्रीक्वेंसी, एंड after applying the input frequency you will calculate the gain in dB or voltage gain. And for this practical, after completing this practical satisfactory, the relevant program outcome is achieved is, very first one is basic knowledge, second one is discipline knowledge, third one is experiment and practice, and fourth one is engineering tool. This basic knowledge is mapped with this practical is at level 2 because we require some basic knowledge for doing this practical. Discipline knowledge means related to our program, that is electronics and telecommunication. We upgrade our knowledge related to the single stage CE amplifier. So this PO should be mapped at a high level, means at a level 3. Experiment and practice. See, this is our experiment and practice. We just apply the input frequency and our input frequency will vary after some ranges. So this is experiment and practice, and from that frequency we will calculate the voltage gain. So this should be, it is mapped at a level 3. Engineering tools, because we are using a number of tools like CRO, function generator, DC power supply for doing this practical satisfactory. So engineering tools is also satisfied at a level 3. So that's all for this single stage CE एम्पलीफायर प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच। सो ये प्रैक्टिकल आज सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट हुआ, ऐसे मैं आज बोल सकता हूँ। आई होप ये कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो सेम पैटर्न में हमारे दूसरे भी प्रैक्टिकल इस तरीके से होंगे। तो आज ये जो नोट्स हमने प्रैक्टिकल के रिलेटेड बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ये प्रॉपर तरीके से लिखना है एंड सबमिट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।